आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम कल की तरह आज भी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उनको हम डेली की तरह करते रहेंगे और डेली प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा हमारे चैनल पे। तो आप कोशिश करें कि डेली हमारे चैनल पे आकर के और हमारे वीडियो को देखें और प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। हिस्ट्री के अंतर्गत आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको उसमें एक टॉपिक रहेगा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। इंडिया की तरफ से जो भाग लेने वाले थे वो कौन कौन से थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बी.आर. अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। तो इनका आंसर है सी, बी.आर. अम्बेडकर। इसका हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन द्वारा 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। कहाँ पे? लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। और 1930 से 32 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही हिस्सा लिया था, बाकी में उन्होंने नहीं लिया था। तो केवल एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसलिए आंसर उसका सी हो जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष। कौन हो सकते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग तथा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इस संस्था को कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय संस्था का सम्मान प्राप्त था। तो ये आपको जो कुछ पॉइंट है वो याद करने लायक है। 1876 में इसकी स्थापना हुई, कलकत्ता में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स है, इसको आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता है, तो इनका नाम पहले सुभाष चंद्र बोस हुआ करता था। और सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे पहले जो सम्मान सूचक शब्द है नेताजी, किस देश में जोड़ा गया था? भारत में, इटली में, जर्मनी में या जापान में? ठीक है, तो ये देश का नाम जहाँ पे इनको नेताजी के रूप में सम्मानित किया गया था, तो वो जर्मनी ऐसा देश था जहाँ पे इन्हें नेताजी जैसे शब्द से सम्मानित किया गया।
और उन्हें सूचित किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में। तो इसलिए ये तब से कहे गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में। अब एक्सप्लेनेशन में देखें तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि दी गई, उपाधि से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस ने इस्तीफा देने के पश्चात 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। आज़ादी के लिए संघर्ष में उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था ये नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब करी? तो 1939 ईस्वी में। और उसके बाद आज़ाद हिंद की भी स्थापना करी 1943 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हु इज रिलेटेड टू चिटगांव आर्मोरी रेड? चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? ठीक है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त या सूर्य सेन? और ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपको ध्यान में रखना है। आंसर है डी, सूर्य सेन। यही चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित हैं। आपने सूर्य सेन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में देखें तो चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन संबंधित थे। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी तथा इनके नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शाखागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चटगांव शाखागार जो वहाँ पे आक्रमण किया गया शाखागार पे और सभी हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया गया था। कब? 18 अप्रैल 1930 को। और इसी से संबंधित हैं सूर्य सेन। और चटगांव शस्त्रागार धावे से बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन संबंधित है। और सूर्य सेन ने ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने करी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूर्य सेन इससे संबंधित है। IRA के सदस्यों ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शाखागार पर आक्रमण किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बताइए आप लोग, किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कूका, संथाल या नील? सन्यासी, कूका, संथाल या नील? बंकिम चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ के अंतर्गत। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ, ये भी ध्यान में रखना है किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ रचित है और उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेखित किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1970 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? तो बंगाल में आरंभ हुआ था तथा इसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा
तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन है। अब आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गांधी जी ने चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? अगर आपने ध्यान में रखा होगा तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो राजकुमार शुक्ल हैं जो गांधी जी को आमंत्रित करते हैं चंपारण में, और चंपारण की पूरी व्यथा बताते हैं कि कैसे वहाँ पे नील विद्रोह हो रहा है, किसान बहुत परेशान हैं और ज़बरदस्ती उनके साथ नील की खेती कराई जा रही है और उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से राजकुमार शुक्ल ने पूरा वृत्तांत गांधी जी को कब सुनाया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जाते हैं और यहीं पे गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से मिलने के पश्चात उन्हें बुलाते हैं, उन्हें प्रस्तावना देते हैं कि आप प्लीज़ हमारे जगह पे आइए, चंपारण आइए और हमारी मदद कीजिए, हमारे किसानों की मदद कीजिए। तो गांधी जी 1917 में वो आते हैं और सारा व्यथा देखते हैं और फिर उसके बाद ये चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होता है। तो गांधी जी सर्वप्रथम इंडिया में कब आए थे? 1915 में। ठीक है, 1915 में जब इंडिया में आए और इंडिया में काफ़ी गरीबी और बहुत तरह की जो घटनाएं हो रही थी उन सभी को देख करके वो व्यथित थे, वो परेशान थे कि क्या किया जाए। तो उनके एक राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके पास जब जाते हैं गांधी जी तो उनसे सारा व्यथा बताते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें बताते हैं कि आप बस शांति से पूरे जगह का मुआयना कीजिए, आप बस देखिए, सिर्फ 2 साल आप देखिए और विचार कीजिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे इसको संभाला जाए सारी घटनाओं को। तो गांधी जी 2 साल सिर्फ पूरे भारत की मुआयना करते हैं और ठीक 2 साल के बाद 1917 में पहला सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं जो चंपारण सत्याग्रह है किसानों के लिए। और पूरे देश की जनता इनके ऊपर नज़र गड़ाई हुई थी कि अब कैसे संभाला जा सकता है हमारे भारत को। तो इनके ऊपर भरोसा इसलिए भी था क्योंकि अफ्रीका में इन्होंने एक आंदोलन करी थी और उसमें इन्हें जीत भी मिला था, तो इसलिए सारे देश की जनता इनके ऊपर भरोसा करती थी और इसी भरोसे के साथ गांधी जी को आगे लेकर के आती थी। और यही गांधी जी आगे सत्याग्रह में, कई अन्य सत्याग्रह में भी इन्होंने हिस्सा लिया और इनकी जो शुरुआत होती है 1917 से ही, यही चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला जो सत्याग्रह है जिसके प्रारंभ करते हैं गांधी जी। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने की आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बेड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया, जहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा की उपाधि उन्हें कहाँ मिला था? यही चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि मिला। और किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इसका विरोध किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एनजी रंगा ने इसका विद्रोह किया था, चंपारण सत्याग्रह का। और इस पूरे स्टोरी में यही है कि राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और महात्मा गांधी को सारा वृत्तांत बताते हैं कि किसानों से कैसे तिनकटिया पद्धति के तहत किसानों से लूटा जा रहा है, नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जा रही है। तो ये कहानी है और इसे आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब गांधी से मिले राजकुमार शुक्ल, तो 1916 में। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 1916 में, वहीं पे वो जाते हैं और उनसे मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हो, बुधू भगत और तेजा भगत, मुलू मानेक और जोधा मानेक, मदारी पासी और सहदेव। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिद्धू और कान्हो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ये कब होता है? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धू और कान्हो। तो अब चलते हैं एक्सप्लानेशन की तरफ। एक्सप्लानेशन क्या है? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह जो है उसका नेतृत्व करते हैं सिद्धू और कान्हो ने किया था। दामन कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में स्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीनें छीन ली गई। 1855 ईस्वी में कान्हो और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा करी थी। 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने वीडियो भी बना रखा है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। संथाल विद्रोह के बारे में बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है कि कैसे शुरुआत होती है और कैसे इन्हें वहाँ पे राजमहल की पहाड़ी के नीचे उन्हें जगह दी जाती है, बाद में उनको छीन भी लिया जाता है और बहुत तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है। तो इस प्रकार सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में वहाँ की जनता जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में अंग्रेज के खिलाफ खड़े होते हैं और बहुत लोगों की मृत्यु भी होती है इसके समय। लगभग 20 लाख या 20,000 तक की जनता जो है इसमें मारे जाते हैं, जो संथाल विद्रोह के अंतर्गत। तो इस प्रकार बहुत अधिक संख्या में लोग मारे जाते हैं और फिर भी ये डटे रहते हैं और फिर सरकार को ही झुकना पड़ता है। तो अंततः इनकी जीत होती है, ये हार कर भी जीत जाते हैं। तो इस प्रकार संथाल विद्रोह की जो पूरी स्टोरी है आप जा कर के देख सकते हैं हमारे वीडियो में। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धू और कान्हो। अब आगे की तरफ चलें तो देखिए अगले क्वेश्चन में, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। इसके आंसर कौन हो सकते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो बीपीएससी में इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं। अगर बिहार का कोई भी बच्चा है तो वो बड़े आराम से बता सकता है। बाहर का है अगर नहीं जानता है तो शायद वो भटक जाए, लेकिन बिहार के सारे स्टूडेंट तो जानेंगे ही कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पे। ठीक है, जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।
ये जो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, इसी को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक? तो इसका आंसर है बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, बिहार समाजवादी पार्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बीपीएससी के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में, और इसके गठन कौन किए थे? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के इस समाजवादी पार्टी की गठन करी थी। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखें तो 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण होते हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखना है आपको कौन कौन सा फैक्ट इससे रिलेटेड। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1931 ईस्वी में। ठीक है, इसके गठन कौन करते हैं? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के किया। और इस पार्टी का गठन कहाँ होता है? 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाज पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। इन्होंने गठन तो कर दिया था, लेकिन औपचारिक स्थापना जो है वो अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था 1934 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष उस समय कौन बनते हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव होते हैं जयप्रकाश नारायण। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष होते हैं और महासचिव जयप्रकाश नारायण। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आप बता सकते हैं सासाराम में, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, कहाँ है शेर शाह का मकबरा? सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के, कहाँ? रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी संत सरपुद्दीन अहिया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। ये अलग पॉइंट हो गया। महावीर स्वामी के बारे में ये बताया हुआ है, ये अलग पॉइंट हो गया। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? रोहतास जिले के सासाराम जिले में। ठीक है, यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। लगभग 10 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, और इन सभी 10 क्वेश्चन के अंतर्गत जो अन्य फैक्ट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हमने देखा, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, और बड़े ही आराम से प्रैक्टिस करते जाना है डे बाय डे। अब टाइम बहुत कम है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।